अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर जनाब। एक नए हफ्ते, एक नए दिन और एक नई खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीब आसिफ और आप देख रहे हैं जनाब अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। उम्मीद है कि आप लोग भी जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और पुरसुकून ज़िंदगी भी गुजार रहे होंगे जनाब। एक मुस्बत और एनर्जी के साथ ना ज़िंदगी में हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है और इसी तरह हमें आगे भी बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि अच्छे की उम्मीद ज़रूर रखनी चाहिए तो वो अच्छा भी होता है। और इससे अहम चीज़ होती है कि आपने मुस्बत रहना होता है अपनी ज़िंदगी में। हम में से हर शख्स के साथ कोई ना कोई बुरी चीज़ें ज़रूर होती हैं, लेकिन खुशनसीब लोग उस किस्म के जो तजुर्बात होते हैं ना उनके सामने हार नहीं मानते हैं, बल्कि एक नए जज्बे के साथ उभर कर सामने आते हैं। और ये लोग उस किस्म की चीज़ों से सबक भी लेते हैं और अपना सफ़र भी जारी व सारी रखते हैं, और जिसका नतीजा ये होता है कि बदकिस्मती भी खुशबख्ती में हमारी बदल जाती है। पुरुमीद लोग जो भी काम करते हैं ना, उन्हें ये ज़रूर उम्मीद होती है कि जनाब वो इसमें ज़रूर कामयाब हो जाएंगे, और उस किस्म के लोग हमेशा ये तवक्को करते हैं कि आखिरकार सूरत हाल उनके हक़ में बदल ज़रूर जाएगी, और यही वो चीज़ होती है जो उन्हें कामयाब भी कर देती है अपनी ज़िंदगी में। और उसके मुकाबले में हम देखते हैं कि बदनसीब लोग भी होते हैं जो नाउम्मीदी का हमेशा शिकार रहते हैं, और उसका नतीजा ये निकलता है कि लोग आपसे दूर होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप हर वक्त बेजार नज़र आते हैं, कंप्लेन करते हुए नज़र आते हैं। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जनाब नाउम्मीदी से छुटकारा हासिल करें और हमेशा अच्छे की उम्मीद लेकर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करें। और मंडे मेरे ख्याल से इस लिहाज से एक बेहतरीन दिन होता है, नई शुरुआत की जाए, नए आज़्म और नए वलवले के साथ नया आगाज़ किया जाए, क्योंकि नए हफ्ते का आगाज़ है। आज ही से हमने अपने जो पूरे हफ्ते के टास्क हैं उनको अचीव करना होता है, उसके लिए मेहनत करनी है, जिद्दोजहद करनी है। तो नई शुरुआत है जनाब, आज का दिन खूबसूरत दिन है और उम्मीद करती हूँ कि जनाब जब आज आप अपने कामकाज पे जाएंगे, अच्छे मूड के साथ जाएंगे, आपका दिन अच्छा गुजरेगा। तो इसलिए कभी भी नाउम्मीदी के जो बादल हैं या जो अंधेरे हैं ना, उनको अपनी ज़िंदगी में नहीं लेकर आना। कभी कभी हो जाता है कि इंसान परेशान हो जाता है, टेंशन हो जाती है किसी चीज़ के हवाले से, लेकिन फिर भी हमें हमेशा उम्मीद की जो एक किरण है ना उसका इंतज़ार करना चाहिए, और उसके लिए हमेशा पुरुमीद होना चाहिए कि कहीं ना कहीं से जनाब कुछ ना कुछ हो जाता है। अगर आपकी पॉजिटिव सोच होती है, मुस्बत सोच के साथ अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं ना, तो आप हमेशा कामयाब ही होते हैं। तो इसलिए आपकी डायरेक्शन और दूसरी आपकी सोच का मुस्बत होना बेहद लाजमी है अगर आपने अपनी ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी है। तो जनाब सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस, और आज हम बात करने वाले हैं जनाब पट्ठों के दर्द के हवाले से। गर्दन में दर्द होता है, कंधों में दर्द होता है और एसाबी तनाव बहुत ज़्यादा रहता है, और हर कोई इस चीज़ का शिकार है और शिकायत करते हुए नज़र आता है। और हम लोग मेडिसिन खा खा के इतना तंग आ जाते हैं, इंजेक्शन लगवा के, लेकिन फिर भी वो दर्द थोड़ी देर के लिए तो ख़त्म होता है और दोबारा से होना शुरू हो जाता है। तो किस तरह इसको कम किया जा सकता है, एसाबी तनाव, गर्दन के पट्ठों के दर्द को क्या क्या अलामात हो सकती हैं, और ख़ास तौर पे वर्जिश के साथ और योगा के साथ किस तरह इसका हल निकाला जा सकता है, इस पर आज हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं योगी नईम साहब हैं, और इससे पहले भी जनाब हमारे साथ वो बहुत सारी टिप्स योगा की कर चुके हैं, हमें बता चुके हैं कि किस तरह हमने ख़ुद को फिट रखना है योगा के थ्रू। तो नईम साहब आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? थैंक यू बहन, अल्लाह का करम। आप ठीक हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। नईम साहब, गर्दन के पट्ठों में दर्द, एसाबी तनाव, टेंशन इतनी होती है, स्ट्रेस इतना होता है कि हर कोई इसका शिकार है। क्या वजह है, क्या अलामात हो सकती हैं इसकी बहन बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन देखने में ये आता है कि जब हम बहुत ज़्यादा चीज़ों को सवार कर लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस लेते हैं और गुजरे हुए कल और आने वाले कल में रहते हैं। हाँ, कल क्या हुआ था, कल क्या होगा, अच्छा, ये बहुत बड़ा मसला है। हम अपने प्रेजेंट मोमेंट को ख़त्म कर बैठते हैं और थॉटलेस पोजीशन नहीं होती दिमाग की, तो सारे का सारा स्ट्रेस फिर आपके स्ट्रेस मसल्स पे आता है। ओके, इनको कहते भी स्ट्रेस मसल्स इसलिए कि पूरा दिमाग का स्ट्रेस इन पे आता है। सही। अब वजूहात में दूसरी जो चीज़ होगी वो हमारा जो तकिया है
उसका भी प्रॉब्लम होता है कि अगर हम बारीक तकिया लेते हैं या बहुत ऊंचा तकिया लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम आएगा। सेंसेस हैं जो अगर एक्टिव हो जाएं तो इंसान लम्हे के साथ जुड़ सकता है। मिसाल के तौर पर एक सेंस है मेरी देखने की, मैं आपको देखूंगा तो मैं लम्हा मौजूद में हूँ, बिल्कुल। जब मैं चला जाऊंगा फिर देखूंगा आपको तो फिर मैं पास्ट में हूँ, मैं आपको देख के आया था। सूंघने की सेंस, ठीक है, इंसान की सूंघने की सेंस तेज होगी। जहाँ पे जो चीज़ स्मेल आ रही है सूंघेगा उसको, परफ्यूम है जो भी है उससे आप प्रेजेंट हो सकते हैं। इंसान की खाने की चखने की सेंस जो है टेस्ट, टेस्ट हम खाना खाते हैं कहीं और होते हैं, हम टेस्ट लेके खाना नहीं खाते, तो हम लम्हा मौजूद से निकल जाते हैं। सही। एक सुनने की सेंस, जब हम किसी भी चीज़ को गौर से सुनते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। ठीक है, ठीक है। इसी तरह हमारे जिस्म के ऊपर कुछ सेंसेस हैं, कुछ चीज़ टच होती है तो हम फौरन महसूस करते हैं कुछ हुआ है, ठंडा गर्म लगा, बगैर देखे फौरन पीछे देखते हैं। तो सेंसेस का एक्टिव होना, सेंसेस को जगाने से आप प्रेजेंट मोमेंट में रह सकते हैं। अपनी सेंसेस का इस्तेमाल करें। ठीक है। अब हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस करेंगे, स्ट्रेचेस, जो गर्दन के मसल्स जो तनाव में आ चुके हैं, जो गर्दन के अंदर प्रॉब्लम आ चुका है, जो आपके जो C7 C1 से C7 7 वर्टिब्राज हैं गर्दन के, वो बहुत बारीक मोहरे हैं। ठीक है। अक्सर लोग इसको बहुत तेज़ी से घुमाना शुरू कर देते हैं, जो कि इंतहाई गलत साबित होता है। इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। हम कुछ टेक्निकल स्ट्रेचेस करेंगे जो गर्दन के मसल्स और गर्दन के जितने प्रॉब्लम्स हैं जिनको कॉलर तक लगा हुआ है वो भी ठीक हो जाएगा। वाह जी वाह। ठीक है। एक नॉर्मल सा स्ट्रेच जो है वो आपने करना है कि अपने कान को शोल्डर के साथ लगाने की कोशिश करनी है, साइड बेंड करना है गर्दन का। चलिए मैं भी साथ साथ करती हूँ। और फिर दूसरी साइड। पाँच दफ़ा ऐसे करने के बाद फिर हम दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, ये स्ट्रेच करें और 5 दफ़ा ये दोनों साइडों पे, ईच साइड 5 साइड, और इसको फिर यूं पकड़ लें। ठीक है। जब इसको पकड़ लेंगे फिर आप इस शोल्डर को नीचे स्ट्रेच करने की कोशिश करें, ढीला छोड़ें, फिर ज़्यादा स्ट्रेच आएगा। फिर दूसरी साइड, कान को शोल्डर के साथ जोड़ लें और दूसरे शोल्डर को नीचे की तरफ बाजू को स्ट्रेच करें। आपका तो शोल्डर के साथ जोड़ा है, मेरा नहीं जोड़ा। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा बैंड, ठीक है, बॉडी स्टिफ है आपकी। तो ये 5-5 दफ़ा करने के बाद फिर तीसरी जो एक्सरसाइज करेंगे उसमें ये है कि इसी तरह पकड़ लें आप। ठीक है। और ये स्ट्रेच रखें बाजू को नीचे की तरफ और नीचे देखें और फिर ऊपर देखें, फिर नीचे देखें, आहिस्ता आहिस्ता, तेज़ी नहीं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ, बहुत आहिस्ता। जितना स्लो मूव करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके जो गर्दन के मसल्स हैं वो रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे। फिर दूसरी साइड। और ये है कि अगर इसको गलत तरीके से करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। हाँ, नुकसान। आपने कोई जोर आजमाई नहीं करनी, कोई ज़बरदस्ती नहीं करनी, बस जितना हो सकता है उतना करना है। आपने बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता नीचे देखना है, आपकी गर्दन थोड़ी सी ट्विस्ट होगी और फिर आहिस्ता से जब ऊपर देखेंगे फिर पीछे की तरफ ट्विस्ट होगी। जितना स्लो मूव करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। और इसके बाद फिर ये 3 एक्सरसाइजेस करने के बाद फिर आप बिल्कुल सीधे होकर बैठ जाएं, ऐसे कंधे बिल्कुल सीधे हों और अपने राइट साइड पे शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। अपनी चिन को शोल्डर की तरफ स्ट्रेच करें। थोड़ा स्टे करें, कम से कम 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स रुकें और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेफ़्ट साइड की तरफ आ जाएं। ये भी 5 टाइम ईच साइड कर लें। इसके बाद हम करेंगे कि इसी तरह स्ट्रेच करते हुए शोल्डर के ऊपर से पीछे देखते हुए अब अपने चेहरे को ऊपर की जानब लेके जाएंगे। ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता और फिर वापस, फिर इसी तरह। और ये देखें कि ये प्रोसेस कितना स्लो हो रहा है। बहुत से लोग हैं इसको बहुत तेजी के साथ करते हैं। बहन बिल्कुल बहुत बारीक वर्टिब्राज हैं तो तेजी नहीं है यहाँ पे। बहुत आहिस्ता से पीछे देखें लेफ्ट साइड पे और चेहरे को बिल्कुल पीछे की जानब देखते हुए, ठीक है, चेहरे को ऊपर की जानब
देखने की कोशिश करेंगे और फिर वापस ये 5 टाइम ईच साइड। ठीक है। इसके बाद फिर हम करेंगे शोल्डर्स की रिलैक्सेशन, जो यहाँ पे स्ट्रेस आता है, कंधों के ऊपर बोझ रहता है बहुत ज़्यादा, कंधों के ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ रहता है और थके से फील करते हैं, उसी तरह फिर आप इसको साइड पे स्ट्रेच कर लें। ठीक है। और अपने एक हाथ को घुटने पे ऐसे सहारा दे दें, तो शोल्डर को आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ घुमाएं। इससे जो ड्रॉप शोल्डर है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएंगे। जो शोल्डर गिरे हुए हैं पीछे की जानिब आपने घुमाना है, आगे नहीं घुमाना। ठीक है। शोल्डर्स को पीछे की तरफ 5 टाइम करने के बाद फिर दूसरी साइड करेंगे। आहिस्ता आहिस्ता मूव करेंगे, बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और फिर दोनों शोल्डर इकट्ठे पीछे की तरफ घुमाएं। और फिर शोल्डर के लिए एक बहुत अच्छा स्ट्रेच है कि आप अपने हाथ को पीछे से लेके जाएं और दूसरी साइड से पकड़ लें। ओके, ठीक है। अब दोनों हाथ जिस तरफ आगे हैं उस तरफ देखने की कोशिश करें पीछे। सही। फिर दूसरी तरफ ले जाएं हाथों को, दूसरी तरफ, और बिल्कुल ये कंधे पे स्ट्रेच आ जाएगा। और फिर जो जिस तरफ दोनों हाथ हैं उस तरफ शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करेंगे, तो आपके शोल्डर के ऊपर बड़ा बेहतरीन स्ट्रेच आएगा। और लेकिन बहुत तेज़ी नहीं करनी, तेजी करेंगे तो आपके मसल्स जो है वो स्ट्रेच हो जाएंगे और वो ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। मसल इंजरी हो जाएगी। मसल इंजरी भी हो सकती है। जिस तरफ आपके दोनों हाथ होंगे ये पीछे से पकड़ने हैं। ठीक है। ऐसे हाथों रिस्ट को पकड़ लेना और शोल्डर के ऊपर से पीछे देखने की कोशिश करें। ठीक है जी। ये जो है ये सारे आप लोगों की गर्दन का जो दर्द होता है, ये शोल्डर का दर्द है, ये तमाम तर टिप्स जो योगी नईम साहब ने हमारे साथ शेयर किए हैं, ये अगर आप करेंगे रोज़ाना की बुनियाद पर करेंगे तो इंशाल्लाह आपके तमाम तो जो दर्द है, पट्ठों का दर्द है, वो ख़त्म हो जाएगा। योगी नईम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतने अच्छे टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं कि इसका बड़ा फ़ायदा होने वाला है जनाब आप लोगों को भी और मुझे भी। आप एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। बैक टू जागो लाहौर। जनाब ब्रेक से वापस आ चुके हैं और अब कुछ बात कर लेते हैं सियासी मंजरनामे की। तो जनाब सियासत का खेल फुल ज़ोरों शोर से इस वक्त जारी है और सियासी जमातों की जानिब से एक दूसरे को नए से नए दाव लगाए जा रहे हैं। लम्हा ब लम्हा सियासी सूरत हाल में बड़ी वाज़े तब्दीली देखने को मिल रही है। इलेक्शन के नारों की गूंज हर वक्त फ़ज़ा में मौजूद रहती है और सियासी बैठक हो या फिर अवामी बैठक, इलेक्शन का मौजू हर खास व आम की ज़बान पर है। और अगर देखा जाए तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा जहां पीटीआई की हुकूमत थी 14 और 18 जनवरी को तहलील कर दी गई थी, लिहाजा दोनों सूबों में 14 से 18 अप्रैल के दरमियान इंतखाबात हो जाने चाहिए थे। ताहम दोनों सूबों के जो गवर्नर्स हैं मुतअद्दिद बहानों से इंतखाबात के लिए किसी तारीख का ऐलान करने से गुरेज कर रहे हैं। उसके साथ साथ वजारत ख़जाना, फ़ौज और हाई कोर्ट ने भी मदद देने से माजरत की थी और जिसके बाद इंतखाबात इस साल होते हुए तो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे हमें। और ऐसे में तहरीक इंसाफ को जब हर तरफ अंधेरा दिखाई दिया तो उम्मीद की शमा को जलाते हुए उन्होंने अदालत का रुख किया और इलेक्शन में ताख़ीर का मामला जब अदालत में उठाया गया तो लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को पंजाब में 90 रोज़ की आईनी मुद्दत के अंदर इंतखाबात कराने का भी हुक्म दे दिया है। ताहम अव्वल से लेकर अब तक की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ी अहम मीटिंग भी रखी गई है जो कि कुछ देर बाद स्टार्ट भी हो जाएगी। तो जनाब क्या सूरत हाल आगे होने वाली है, इलेक्शन कराने का क्या फ़ैसला हो जाएगा और आज के इजलास के बाद जनाब आज
तमाम तर जो डिटेल्स हैं वो सामने आएंगी। तो लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से जो 90 रोज़ में इंतखाबात कराने का हुक्म सादर किया गया है उस पर भी हम बात करेंगे। सलमान तारिक, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़, हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियो मौजूद हैं और सीनियर तज्जियाकार है सलमान आबिद साहब, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है स्काइप के थ्रू। मैं सलमान आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, और सलमान आबिद साहब आपको भी वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। सलमान, सबसे पहले तो आपके पास आना चाहूँगी, तमाम तर सूरत हाल है, अदालती फ़ैसला भी आ चुका है कि 90 रोज़ में आइन की जो उसमें रह के हमें कराने इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन का भी आज बड़ा अहम इजलास है, तो क्या सूरत हाल देख रहे हैं, सियासी मंजरनामा किस तरह खींचा जा रहा है? देखिए, अगर आइनी एतबार से बात करें तो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन करवाने ये तमाम इदारे जानते हैं, सिर्फ और सिर्फ वो पाबंद भी हैं। पाबंद भी हैं। तो इसी हवाले से जब ये असम्बलियाँ तहलील की गई पीटीआई की जानिब से, पंजाब की और केपीके की, तो उसके बाद जो असूली तौर पे होता है वो ये होता है कि जी गवर्नर की जानिब से इंतखाबात की जो है डेट दी जाती है, लेकिन कई हफ्ते गुजर गए, डेट अनाउंस ही नहीं की जा रही थी। तो जिस पर जो है वो पीटीआई जो है वो फरीक बनी, हाई कोर्ट में उन्होंने पटिशन दायर की, साथ में एक शहरी भी थे, तो उन्होंने पटिशन दायर की कि जी आइन की जो है वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करे अदालत, और आइन के तहत चूँकि इलेक्शन कमीशन पाबंद है कि जी 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए, तो इस हवाले से जो तारीख़ दी जाए। गवर्नर के वकील ने जाके वहाँ पे मौक़िफ़ इख्तियार किया, क्योंकि मैंने तो असम्बलियाँ तहलील नहीं की, ना ही मैंने उस पर दस्तखत किए, तो फिर मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है कि मैं जो है इलेक्शन की तारीख जो है वो अनाउंस करूँ। तो उस पर जो है वो अदालत की तरफ से जो हुक्म आया वो तो सब ने देख लिया कि उन्होंने इलेक्शन कमीशन को ये हुक्मनामा दे दिया है कि जी आइन की रोशनी में 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन होना है, और इस हवाले से तारीख दी जाए और इलेक्शन करवाए जाए। 1 महीना तो वैसे ही गुजर गया, अब कह लें कि 2 महीने के बाद अगर इस हुक्मनामे पर अमल हो जाता है तो फिर 2 महीने के अंदर जो है वो हम देखेंगे कि जी पंजाब में और केपीके में इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन अब चूँकि सूरत हाल ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो गुज़िश्ता रोज़ भी उसकी एक अहम मीटिंग हुई, आज भी एक अहम मीटिंग है, और मीटिंग में ज़ाहिर बात है तमाम मुहर्रिकात को वो मद्देनज़र रख रहे हैं, जिसमें फाइनेंस डिवीज़न हो गई या फ़ौज हो गई या जो दीगर इदारे जिनकी जानिब से माजरत की गई है इलेक्शन के हवाले से, ताउन करने के हवाले से, और दूसरी जानिब ये लाहौर हाई कोर्ट का जो हुक्मनामा आया है। तो अभी इन दोनों चीज़ों को देखते हुए जो है वो आज इलेक्शन कमीशन अहम फैसले करेगा, और कुछ ज़राए ये बता रहे हैं कि तारीख भी अनाउंस की जा सकती है। अच्छा, कि इलेक्शन हो सकते हैं इस तारीख को। चले देखते हैं कि एक तरफ अदालत का बड़ा हुक्म है कि जनाब 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराने हैं, और दूसरी तरफ अदालत ने माजरत भी कर ली है कि जनाब हम अमला नहीं दे सकते हैं, वजारत ख़जाना ने माजरत की है कि हम फंड्स नहीं दे सकते हैं, वजारत दिफा ने माजरत कर ली है कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते हैं। तो फिर कैसे इलेक्शन होंगे? अगर इलेक्शन का कहा जा रहा है तो सलमान आबिद साहब हमारे साथ मौजूद है। सलमान साहब बताइएगा, एक तरफ अदालत का बड़ा हुक्म है कि 90 दिनों में इलेक्शन कराने हैं, दूसरी तरफ तमाम तरह इदारे जो हैं उन्होंने माजरत कर लिया, तो कैसे इलेक्शन हो सकते हैं फिर? देखिए, हुकूमत ने इलेक्शन करवाने हैं, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन को कंडक्ट करना है। अगर ये दोनों फ्रीकैन एक जिद का मसला इख्तियार कर लें, हुकूमत भी इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करे और इलेक्शन कमीशन भी इलेक्शन से फरार का रास्ता इख्तियार करे, तो उसके बाद तो फिर मामला जो है वो अदालतों तक महदूद हो जाता है। अभी जैसे लाहौर हाई कोर्ट ने एक फैसला दिया है, अब देखना यह है कि इस फैसले के ऊपर मनोअन अमल होता है या नहीं होता, क्योंकि एक इम्कान ये है कि ये सारा मामला जो इलेक्शन का है ये सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकता है। अच्छा। तो अब देखना ये होगा कि ये लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पे आज इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करता है, और अगर इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस भी कर दे तो हुकूमत सुप्रीम कोर्ट में जा सकती है, ये ध्यान में रखिएगा। तो मुझे लगता यह है कि ये सारा मामला जो है अदालतों में जाएगा, अदालतों के जरिए फैसले होंगे इंतखाबात होने या ना होने के बारे में। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस वक्त हुकूमत को इंतखाबात सूट नहीं करते। सही। जो मुल्क के माशी हालात हैं, जो महंगाई है, और जो अभी मिनी बजट आने वाला है, और जो IMF की शराइत के ऊपर एक बड़ा महंगाई का तूफान आएगा, ऐसे में वो इलेक्शन लड़ने कैसे जा सकते हैं और लोग उनको क्यों वोट देंगे? यही वजह है कि हुकूमत जो है हर सूरत में इलेक्शन से बचना चाहती है, चाहे वो बाई इलेक्शन हो और चाहे वो सूबाई इंतखाबात हो और या आम इंतखाबात की बात भी हो। तो ये इस वक्त हुकूमत को इलेक्शन सूट नहीं कर रहे। PTI को लगता ही है कि इलेक्शन उनके हक में होंगे, इसलिए वो उसकी हक में बड़ी कैंपेन चला रहे हैं। लेकिन इस सारे मामले में हमें इलेक्शन कमीशन का किरदार भी जो है
वो बड़ा मुतनाज़ा नजर आता है। अच्छा। यानी एक तरफ तो वो बाई इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात, लेकिन सूबाई इंतखाबात कराने के लिए तैयार नहीं है जो उनकी आईनी जिम्मेदारी बनती है। और ये भी मुझे समझ नहीं आई कि ये जो कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हैं ये 4 माह के लिए कराने की क्या तुक बनती है, क्योंकि ये इदारे तो अगस्त में ख़त्म हो जाएंगे। तो इसलिए 4 माह के लिए अरबों रुपए ज़ाया करना ये कौन सा एक बेहतर फैसला समझ आता है। लेकिन लगता यह है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो भी एक जिद का शिकार हो चुका है, जिसकी वजह से ये सारे मामलात जो है काफी गंभीर हो गए हैं। लेकिन सलमान साहब अदालती हुक्म के बावजूद भी जिद पे अड़ना ये कोई सही बात है? देखिए ना, इलेक्शन कमीशन तो शायद ना अड़े, लेकिन हुकूमत तो अड़ सकती है ना। हुकूमत के पास तो कई ऑप्शन है इंतखाबात को पोस्टपोन करने के हवाले से। माशी इमरजेंसी की बातें भी की जा रही हैं, मर्दमशुमारी के बगैर इलेक्शन ना कराने की बातें भी की जा रही हैं। तो ये तो उनके पास ऑप्शंस है ना। लेकिन अगर उसमें इलेक्शन कमीशन भी फरीक बन जाए, उनको फैसिलिटेट करना शुरू कर दे, तो ये बदकिस्मती होगी। क्योंकि मैं ये समझता हूँ, अभी आप देखिए ना, तुर्की में जलजला आया है जी। और तुर्की में इस वक्त तुर्किया में जलजला है, लेकिन उसके बावजूद वहां इलेक्शन को पोस्टपोन करने की बातें नहीं की जा रही। लेकिन हम जो है वो इंतखाबात से बाहर भाग रहे हैं। उसकी वजह जो है वो कानूनी नहीं है, और ना दहशतगर्दी का मसला है, ना माशियात का मसला है। असल मसला सियासत का है कि इस वक्त हुकूमत को इलेक्शन जो है वो सूट नहीं करता। ठीक है, अगर सूट नहीं करता है तो फिर जिस तरह पीटीआई भी बोल रही है सलमान कि जनाब पीटीआई उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है कि जनाब मरियम जो है जलसे कर रही हैं, लेकिन वो कह रही हैं कि हम इलेक्शन से नहीं डरते हैं, तो फिर इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं, फिर भाग क्यों रहे हैं? अगर अपनी कैंपेन्स में तो कह रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ जाएंगे और हम जीतेंगे भी। ज़ाहिरी बात है, सियासी जो बयानबाजी है उसमें तो उन्होंने यही वाज़ेह करना है कि जी हम इलेक्शन के लिए मुकम्मल तौर पे तैयार हैं, मैदान में उतरे, हम मुकाबला कर लेंगे। ये उन्होंने जैसे गुज़िश्ता रोज़ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा कि जी हम जो है इलेक्शन से बिल्कुल नहीं घबराते और ना ही हम यह लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेंगे। इस तरह की बातें तो ये सियासी स्टेटमेंट्स हैं। लेकिन जो चीज़ वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही है, मौजूदा हुकूमत इस वक्त इलेक्शन के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, ना ही उनकी नीयत है। ये वाज़ेह हो चुका हुआ है सब पर। जिस तरीके से वो डिले टैक्टिक्स को यूज़ कर रहे हैं, गवर्नर पंजाब की जानिब से तारीख ना देना उसका एक सबूत है। गवर्नर पंजाब किस गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं ये भी सब जानते हैं, किन को रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा ये कि इस वक्त जो सूरत हाल है, जैसा कि IMF से मुआहिदा भी करने जा रहे हैं, जिसकी बुनियाद पर अरबों रुपए के नए टैक्सेस भी लागू होने जा रहे हैं। इन्फ्लेशन रेट जो है वो 30 से अबव ही मुसलसल चल रहा है, उससे डाउन नहीं हो रहा। पेट्रोल की कीमत, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इंक्रीज़ इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि अब मज़ीद बातें भी आ रही हैं, ये बात भी सामने आ रही है कि मज़ीद 300 तक के करीब ही जाएगा। तो इस तरह की बातें हों और इस तरह का माहौल हो तो मौजूदा गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है इस वक्त इलेक्शन होना। तो इसलिए वो इलेक्शंस नहीं चाह रहे, वो देख रहे हैं कि किसी तरीके से जो है कोई ऐसी ग्राउंड मिले जिस ग्राउंड के तहत वो इस इलेक्शन को डिले कर सकें। लेकिन अभी तक जैसा कि लाहौर हाई कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया अपना कि जी सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन जो से हैं वो 90 दिन के अंदर अंदर तारीख दी जाए। तो अब गवर्नमेंट जो है इस वक्त PDM की जो गवर्नमेंट है और PMLN ख़ास तौर पर, वो अभी तक किसी एक अपनी वाज़ेह पॉलिसी पर हमें साबित कदम होते हुए कामयाब होते हुए नज़र नहीं आती, खड़ी हुई नज़र नहीं आती। मरीम नवाज़ तंजीमें दौरे कर रही हैं, 4 शहरों के वो दौरे कर चुकी हैं, वहाँ पर इजलास भी बुला रही हैं, वहाँ पे कन्वेंशन से ख़िताब भी कर रही हैं। बज़ाहिर तो वो यही कह रही हैं कि जी हम इलेक्शन से नहीं घबराते, लेकिन जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि इनके पास अभी तक जो उन्होंने 9-10 महीने की गवर्नमेंट की है PDM की, इलेक्शन में जाना है तो 9-10 महीने की कारकर्दगी को भी तो पेश करना है ना, कि हमने 9-10 महीने से पहले मुल्क की सूरत हाल ये थी, हमने 9-10 महीनों में ये बेहतर की। तो बेहतर का लफ्ज़ तो वो इस्तेमाल ही नहीं कर सकते क्योंकि हर चीज़ उल्ट हो चुकी हुई है। क्योंकि जो नारे और जो दावे करके ये गवर्नमेंट में आए थे, तरीके अदम एतमाद लेकर आए थे, वो तमाम के तमाम दावे धरे नहीं रह गए, बल्कि उसको कह लें कि वो जो सूरत हाल पहले थी वो उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 से। उस तरह की सूरत हाल इस वक्त मुल्क की बन चुकी हुई है, चाहे वो मईशत हो, चाहे वो इन्फ्लेशन रेट हो, और डिफ़ॉल्ट की जो बातें हैं वो मुसलसल कई महीनों से देखते आ रहे हैं कि जी ये अफवाहें भी चल रही हैं और परेशानी और खदशात भी चल रहे हैं
कि जी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है, उसके लिए जो है वो IMF की सख्त शराइत हैं, वो भी अब ये तस्लीम करने जा रहे हैं, क्योंकि उसको तस्लीम किए बिना IMF का जो है वो पैसे नहीं देगा ना IMF, वो उसके बगैर। तो ये तो इस वक्त इस गवर्नमेंट की सूरत हाल है। तो इलेक्शन में ये पेश क्या करेंगे? इलेक्शन के लिए ज़ाहिर बात है, जब आपने कैंपेन के लिए निकलना है, आपने जलसागाह में जाना है, तो आपने पब्लिक को बताना है कि मैंने 9-10 महीनों में ये किया, हाँ। हमने ये बेहतरी लेकर आए, हमने ये चीज़ बेहतर की, लेकिन पब्लिक को बताने के लिए इस वक्त इनके पास कुछ भी नहीं है। इन्फ्लेशन ऊपर गई है, सारी चीजें ऊपर गई है, ये बेहतरी है ये, लेकिन वो जलसा में बता नहीं सकते ना प्रॉब्लम उनको, क्योंकि वो हर किसी को नजर आ रहा है कि जनाब कितनी बेहतरी की गई है। अच्छा सलमान आबिद साहब, मुझे बताइएगा, सबसे पहले तो मैं PTI के हवाले से जानना चाहूंगी, जिस तरह उन्होंने सूबाई असम्बलियों से इस्तीफे दिए, वो एक प्रेशर बिल्डअप करना चाह रहे थे कि शायद कौमी असम्बली के हवाले से कि वहाँ पे इंतखाबात हो सकते हैं, तो क्या ये जो उन्होंने प्रेशर बिल्डअप करने का सोचा था, क्या इसमें वो कह ले कि कामयाब हो पाए हैं या नहीं हो पाए? आपका एनालिसिस क्या कहता है? और आपने देखा कि KPK में और पंजाब में इंतखाबात की तारीख भी नहीं आ सकी। हाँ जी। और साथ साथ आम इंतखाबात का मामला भी जो है वो भी पसे पुश्त है। तो ये स्ट्रेटेजी तो कामयाब नहीं हो सकी है अभी तक। अब देखना यह है कि ये फौरी तौर पर इलेक्शन की तरफ जा सकेंगे माहौल या नहीं जा सकेंगे। तो यही वजह थी कि बहुत से लोग ये मशवरा दे रहे थे कि PTI उजलत के अंदर असम्बलियों को तहलील मत करे जब तक कि कुछ चीज़ें वाजे ना हो जाए। लेकिन बहरहाल उन्होंने अपना एक सियासी फैसला किया। अब देखते हैं कि उसका नतीजा उनको हतमी तौर पे मिलता है अर्ली इलेक्शन की सूरत में या नहीं मिलता। लेकिन मैं आपको अपनी राय बता देता हूँ। मेरी राय में चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हो या 2 सूबों के इंतखाबात हो, ये मसले का हल नहीं है, बल्कि ये मामलात को और ज़्यादा बिगाड़ देगा। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। हुकूमत और अपोजिशन बैठ के ये तय करें कि मुल्क में नए इंतखाबात कब होने हैं और उसके मुताबिक उसका फ्रेमवर्क क्या होगा, क्या रोड मैप होगा, क्या हमें ऐसी इस्लाहात करनी है जो इलेक्शन को शफाफ बना सके। हमें जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। ये जो हम 2 सूबों के इंतखाबात की बात और कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात की बातें कर रहे हैं, इससे हमारी सियासी मसाइल जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और ज़्यादा हालात जो है वो काबू से बाहर हो जाएंगे। अच्छा, दूसरा सर मुझे ये बताइएगा, 43 जो कौमी असम्बली के जो इस्तीफे थे उनकी भी मंजूरी जो है वो मुअत्तल कर दी गई है, हुक्म को मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो इससे पहले भी इस्तीफे मंजूर हुए थे, उनके ऊपर इंतखाबात भी हुए, ज़िमनी इंतखाबात भी हुए, तो क्या अब उनके नताइज क्या होंगे? तो क्या आपको लगता है कि PTI अब इसके बाद वापस आ सकती है? और जिस तरह वो बात कर रही है कि कानूनी तकाजे भी पूरे नहीं किए गए हैं, जब ये 43 जो कौमी असम्बली के जो इस्तीफे थे उनको मंजूर किया गया था। देखिए, मैं तो पहले बता रहा हूँ, ये कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात अब एक मजाक है, ये नहीं होने चाहिए। 4 महीने के लिए इतने बड़े अरबों रुपए पैसे खर्च करना और इन इलेक्शंस को करवाना, ये ज्यादती होगी कौम के साथ। इसलिए मैं तो इन ज़िमनी इंतखाबात का हामी नहीं हूँ। अलबत्ता PTI की कोशिश ये है कि जो 43 लोगों के इस्तीफे कबूल नहीं किए गए हैं, उसकी बुनियाद पर वो कौमी असम्बली में वापस आए और अपना अपोजिशन लीडर मुकर्रर करें और उसके बाद वो निगरान वज़ीर आज़म का जब भी चुनाव होगा उसमें वो हिस्सा ले सकें। क्योंकि राजा रियाज साहब जो है वो अपोजिशन लीडर तो नहीं है, वो तो PMLN का पार्ट 2 है, इसलिए उनको अपोजिशन लीडर कहना ज्यादती होगी। तो मेरा ख्याल ये है कि ये हिकमत अमली थी कि किसी तरीके से हम कौमी असम्बली में जाके अपोजिशन लीडर का किरदार अदा कर सकें। अब देखते हैं कि इस पे स्पीकर की रोलिंग क्या आती है, वो इसको कबूल करते हैं या नहीं करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इस वक्त असल मसला ये है कि हम आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करें और उसी पर बातचीत करें, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान होनी चाहिए, ताकि सियासी बुरहान जो है वो खत्म हो और जो मईशत की अनसर्टेनिटी है नहीं तो सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आ सकती है? देखिए, लगता तो बहुत मुश्किल है, हाँ। लेकिन जिन्होंने बिठाना है, अगर वो बिठाने में कामयाब हो जाए तो बहुत से मसले हल हो सकते हैं। ये वैसे खुद तो नहीं बैठेंगे। तो सर अगर देखा जाए तो बिठाने वाले तो कहते हैं हमारा तो सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर कौन बिठाएगा? अब ये देखें, बात ये है कि ये सियासत का मसला तो नहीं ना, ये तो कौमी रियासत का बुरहान का मसला है। इस्टेब्लिशमेंट को इसमें अपना रोल प्ले करना चाहिए, हुकूमत और अपोजिशन के साथ बैठकर एक आम इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। मुझे तो यही मसले का हल नजर आता है। अच्छा। बाकी सारी जो चीजें हैं मुझे लगता है वो मसाइल को और ज्यादा पैदा करेगी। बिल्कुल ऐसे ही है, और जितनी सूरत हाल गंभीर होती जा रही है इससे ज़्यादा और ख़राब हो सकती है। अच्छा सलमान, आपको लगता है क्या इस तरह की कोई आने वाले दिनों में हो सकता है कि अपोजिशन और हुकूमत एक पेज पे आके इकट्ठी होकर बैठ सके और अवाम के रिलीफ के लिए सोच सके?
कुछ भी मुमकिन है। आपको अच्छा? याद होगा कि शहबाज शरीफ 10 साल पहले जब जलसा करते थे तो आसिफ अली जरदारी के ऊपर खासी जो है सख्त अल्फाज इस्तेमाल करते थे, उन पर तनकीद करते थे, बड़े मशहूर भी हैं, वो रिपीट नहीं मैं करना चाह रहा। तो बहुत ही सख्त और इस तरह की बातें करते थे कि जी यूँ लगता था कि जैसे कोई एक दूसरे के जानी दुश्मन है। अच्छा। लेकिन आज आप देख सकते हैं कि आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया पाकिस्तान के लिए, उनकी एफर्ट्स जो हैं वो मरकज़ी उन्होंने किरदार अदा किया है। तो सियासत में कुछ भी मुमकिन है। और इमरान खान साहब जो आज अपोजिशन के साथ, इस मौजूदा गवर्नमेंट के साथ या इन लोगों के साथ, PMLN पीपल्स पार्टी के साथ ना बैठने के ऐलानात तो कर रहे हैं, लेकिन जो है हमने पिछले कई बरसों पहले हमने देखा कि इमरान खान साहब इनके साथ ही होते थे, मुख्तलिफ तहरीकों में साथ रहे हैं। तो सियासत में कुछ भी मुमकिन है, कोई पता नहीं कि जी कोई कमेटी बन जाए उसके अंदर बैठ जाए। आपको याद होगा 2014 के धरने में भी जब APS का वाक़या हुआ था, इमरान खान साहब बाहर धरना दे रहे थे और ख़ासी जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे थे गवर्नमेंट को, नवाज शरीफ को, लेकिन APS का वाक़या हुआ तो फिर उनको बैठना पड़ा, वो नवाज शरीफ के साथ बैठे थे। अच्छा, वो जो एंड पे सलमान एक लास्ट क्वेश्चन करना चाहूँगी, आप नून लीग की बीट भी करते हैं, तो उनके अंदर क्या चल रही है? कोई नया कोई चीज़ नई प्लान आउट किया जा रहा है उनकी तरफ से, कोई लाया अमल? वो इस वक्त घबराए हुए हैं, सच्ची बात अच्छा। अगर मैं बताऊं, जो जिन लोगों से मेरी बात हुई वो घबराए हुए हैं क्योंकि वो इस वक्त इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। जैसा कि ये तो एक बात डन हो चुकी है ना, इस वक्त वो इलेक्शन की तैयारी में बिल्कुल नहीं है क्योंकि इस वक्त उनका मुकाबला है इमरान खान के साथ। और इमरान खान जो है वो उन PTI का जो दावा है वो ये है कि जी हम इस टाइम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब तक कोई ये ऐसा कदम ना कर लें या ऐसी कोई चीज़ ना कर ले जिससे उनका वोट बैंक जो है वो माइनस किया जा सकता है। चलेगा ना, आज इलेक्शन कमीशन का जो अहम इजलास होने वाला है उसके बाद पता चलेगा कि जनाब अब इलेक्शन की तारीख दी जाती है या आगे और कोई नए टैक्टिक्स जो है वो अपनाए जाते हैं। हमारे साथ सलमान तारिक मौजूद है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। सलमान बहुत शुक्रिया। और सीनियर तजियाकार सलमान आबिद साहब भी हमारे साथ मौजूद है स्काइप पे। सर आपका भी बेहद शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। और यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब अब कुछ बात कर लेते हैं महंगाई के तूफान के हवाले से, क्योंकि आवाम के ऊपर बिजली बम गिरा दिया गया है और बिजली में 7 रुपये का इजाफा जो है फ़ी यूनिट इजाफे की मंजूरी भी दे दी गई है और बिजली के बुनियादी और समाही टैरिफ में भी इजाफा किया जाएगा। जबकि जनाब जितनी भी सब्सिडीज़ थी उन्हें भी वापस लेने के इंतज़ामात किए जा रहे हैं। ऑलरेडी महंगाई की चक्की में आवाम पिसती जा रही है, ऊपर से एक और बिजली बम गिरा दिया गया है। अभी ये जो बिजली बम है इसके अंदर अभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नहीं की गई है, वो हर महीने की जाती है। तो उस पे अगर देखा जाए तो जनाब कहाँ बिजली के टैरिफ जाएंगे और इस दफ़ा गर्मी में बिजली के बिल कितने आने वाले हैं ये जान लेते हैं। हमारे साथ फ़हद अमीन नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है। फ़हद, कैसे ये चीज़ों को कंट्रोल किया जाएगा? अभी सर्दी है और सर्दी में 4 से 5 घंटे जो है वो लोड शेडिंग हो रही है। बिजली में फिर जो गर्मी आ जाएगी उसमें क्या होने वाला है? बिजली मिलेगी या नहीं मिलेगी? और ऊपर से महंगाई इतनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीबा बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में बुलाया। तो ये देखें, पाकिस्तानी अवाम के लिए एक अजीब सी सिचुएशन है कि जब आप सो के उठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी जो है ना वो कुर्बानी होने वाली है, ठीक है ना। तो यही सूरत हाल इस दफ़ा हुई है। आप देखें कि 7 रुपये तक बिजली महंगी हो रही है, जिसका प्लान जो है वो वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया है, प्लान बन गया है। और इसमें अगर आप देखें तो जो किसानों को सब्सिडी मिलती थी वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। वो 3 रुपये 60 पैसे फ़ी यूनिट सब्सिडी थी। सही। उसके बाद जो बरामद कुनंदगान थे उनकी सब्सिडी जो है वो 12 रुपये कुछ पैसे थी, वो भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद घरेलू सार्फिन की तो सब्सिडी पहले ही ख़त्म हो चुकी है। सिर्फ प्रोटेक्टेड यूनिट्स, जो प्रोटेक्टेड सार्फिन हैं जो 100 यूनिट से कम इस्तेमाल करते थे, उनकी सब्सिडी जो है वो उनको दी जा रही थी। वो जो है वो भी बड़ी माइनर सी है। देखें, ये एक नया महंगाई का तूफान आ जाएगा अगर बिजली महंगी हो जाती है तो। 7 रुपये तो अभी पिछले साल महंगी हुई थी, अभी ये जो चंद माह पहले, हाँ जी, तो बुनियादी टैरिफ में इजाफा हुआ था। अब फिर 7 रुपये की मंजूरी दे दी गई है जो मरहलावार की जाएगी। अच्छा, ठीक है।
अब पिछली दफ़ा अगर बात की जाए तो जब फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट, आपको पता बड़ा शोर मचा था 5-6 माह पहले। जो है वो लोग जो है वो लेस्को के दफातर में चले गए थे, वज़ीर आज़म ने ऐलान किया जी जो है वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़त्म की जाएगी और ये कम कर दी जाएगी और ये वो सब आवाम को एक जो है ना वो झटका दिया गया था उस वक़्त भी। और आप देखें कि लेस्को दफातर पर हमले होने शुरू हो गए थे, आवाम जो है ना वो जाके उनको मारना शुरू कर दिया था उन्होंने कि इतनी महंगी बिजली दे रहे हैं। अच्छा, अब फिर यही सूरत हाल बनती जा रही है, 7 रुपये मरहलावार जो है वो उसमें इजाफा हो जाएगा बिजली की कीमत में। अच्छा, अभी जो फरवरी का बिल आएगा वो उसमें क्या ये लग के आएगा? देखिए, रवा माह के भी जो प्लान मंजूर किया गया उसमें रवा माह भी है। मैं आपको ये भी तो बता देना कि ये जो फरवरी का बिल आएगा इसमें लग के आएगा। अदादो शुमार लिखे हुए हैं। जून तक घरेलू सार्फिन के लिए जो है 7 रुपये बिजली महंगी होगी, ठीक है। मार्च में बरामदी शोबे और किसानों की सब्सिडी खत्म कर दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद बरामदी शोबे के लिए बिजली पर 12 रुपये 13 पैसे फी यूनिट सब्सिडी दी जा रही थी जो वापस ली जाएगी। अच्छा जी, जून में बिजली सार्फिन से 250 अरब रुपए की रिकवरी की जाएगी इसी तरह, सही, ठीक है जी। प्लान के तहत 3 रुपये 39 पैसे फ़ी यूनिट सरचार्ज लगेगा, जो उसके बाद जो है वो समाही एडजस्टमेंट की मद में भी जो है वो बिजली महंगी की जाएगी, सरचार्ज की सूरत में भी महंगी की जाएगी। उसके बाद रवा माह 4 रुपये 46 पैसे फ़ी यूनिट तक जो है वो बिजली महंगी हो जाएगी। अच्छा, आप ये देखें, और इसके अलावा जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट है वो अलग है, वो तो आता ही रहेगा ना, वो एक अलग सिस्टम है, वो हर महीने आएगा, वो हर माह आता है, ठीक है। वो कभी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट कभी कम हो जाती है, जैसे पिछले माह कम हो गई थी, ठीक है, वो पैसों में कम हो जाती है मगर रुपयों में बढ़ जाती है, ठीक है, ठीक है। वो ही जो बात हम वो तो सारी होती है ना। आप पेट्रोल की कीमत देख लें, अगर कम होती है तो पैसों में होती है, बढ़ती है तो फिर 30 रुपए बढ़ती है, रुपयों में बढ़ती है। तो बिजली अगर महंगी, देखिए बिजली और गैस बुनियादी ज़रूरियात हैं इस वक्त तमाम की, जो दोनों ही बिला तातुल मैसर नहीं है मौसम सरमा में भी। हाँ जी, बिल्कुल। आप मौसम सरमा में देखें कि 3 से 4 घंटे लोड शेडिंग शहर में हो रही है, और अगर बाहर की जाके सूरत हाल देखें तो बाहर अगर आप शहर से बाहर चले जाते हैं, सबर्ब में चले जाते हैं या देही इलाकों में चले जाते हैं, वहाँ पर इस वक्त 5-6 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, ठीक है। अच्छा, बिजली अभी भी पूरी नहीं है और अभी मौसम सरमा है, अभी अगले माह से गर्मी शुरू हो जाएगी जो सूरत हाल चल रही है, ठीक है। और बिजली की पैदावार में जो है वो उस ऐसा इजाफा को देखने में आ नहीं रहा। लोड शेडिंग का जिन एक दफ़ा फिर बोतल से बाहर निकल आएगा। दूसरी बात, मैं अगर आपको लाहौर के शहरियों की सूरत हाल बताऊं तो लाहौर के शहरियों की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं होगी इस सारी सिचुएशन से, सही, क्योंकि इस दफ़ा मेंटेनेंस वर्क जो लेस्को की जानिब से किया गया है वो बराए नाम ही किया ही नहीं गया। मसला ये है कि किया ही नहीं जाता, बराए नाम किया गया है। और ट्रांसफार्मर जलने हैं क्योंकि बिजली की तलब में इजाफा होना है, ट्रांसफार्मर जलने हैं, ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं किए गए, गुंजानबाद इलाकों में ट्रांसफार्मर अपग्रेड नहीं हो सके, चंद एक इलाकों में जो है वो किए गए हैं, मगर ओवरऑल लाहौर में जो है वो बिजली की सूरत हाल इंतहाई नागुफ्ताबा हालत में है। ट्रांसमिशन लाइनें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें जो है वो उनकी उस तरह मेंटेनेंस इस साल भी नहीं की गई जिस तरह की जानी चाहिए थी, ठीक है। यानी कि आप देखें कि जिस इलाके में 200 kV के ट्रांसफार्मर की ज़रूरत है वहाँ पर 100 kV का ट्रांसफार्मर लगा है। बिजली के मीटर आपको इस वक्त मिल नहीं रहे, जिन्होंने न्यू कनेक्शन लगाने हैं वो कई जो है ना वो हफ्तों से दरख्वास्तें दे के बैठे हैं, उनके न्यू कनेक्शन नहीं लगे। जिनके मीटर ख़राब पड़े हैं, उनके कई माह से मीटर ख़राब पड़े हैं, उनके मीटर्स तब्दील नहीं हो पा रहे। अभी तक जो है प्रोक्योरमेंट पूरी नहीं हो सकी। वो कि अब ये जुमे वाले दिन लेस्को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मंजूरी दी है जो है वो मीटर खरीदने की, मगर वो भी मंजूरी दी गई है, अभी उसका टेंडर होना है, अभी वो मीटर जो है ना वो भी एक लंबा प्रोसेस है जो उसके बाद मीटर आने हैं और फिर जो है वो सारा सिलसिला शुरू होना है मीटर लगने का। अच्छा, ख़राब मीटर जो इस वक्त सूरत हाल है वो इंतहाई परेशान कुन है। उसकी वजह यह है कि देखें, अगर पहले जिसका मीटर ख़राब हो जाता है उसको एवरेज बिलिंग होती है। अच्छा, पहले वहाँ पर एक कोई रेंट का घर था, वहाँ पर फ़र्ज़ करें मैं रह रहा हूँ, मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे जो है ना वो 5-6 यूनिट रोज़ाना 1 या 2 यूनिट चलते हैं, यानी कि महीने में मेरे फ़र्ज़ करें 100-125 यूनिट मेरे चल रहे हैं। इससे पहले वहाँ पर कोई और रहता था पिछले साल, वो बड़ी फैमिली थी, उनके जो है वो 500 यूनिट चलते थे या 700 यूनिट चलते थे, ठीक है। अब मुझे बिल उसके हिसाब से आना, मुझे अपने हिसाब से बिल नहीं आना। अगर एवरेज बिलिंग मुझे चार्ज की जा रही है, मेरा मीटर ख़राब है तो मुझे एवरेज बिल चार्ज की जाएगी उसकी एवरेज के हिसाब से, जो गुज़िश्ता साल मार्च में था या गुज़िश्ता साल जनवरी में था या फरवरी में था,
इस साल फरवरी और मार्च में भी वही उसको बिलिंग देखकर आनी है। किया जाएगा। हाँ जी। ठीक है, सही। अच्छा, वो उस वक्त सिचुएशन कुछ और थी। मतलब शॉर्ट अगर देखा जाए मुख्तसरन ये कि जनाब अवाम जो अपनी कमर कस ले कि एक और बिजली का बम गिरा दिया गया है और बिजली टैरिफ बढ़ा दिया गया है, इजाफा कर दिया गया है बिजली की कीमतों में, तो जनाब आने वाले जो आपके बिल हैं ना, अभी इजाफा किया गया नहीं है, अभी मंजूरी दी गई है, बनाया गया, लेकिन प्लान हो मंजूर कर जाएगा लिया गया, ना, हो जाएगा। मंजूरी तो दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई, तो उसका मतलब समझे कि हो गया है। उन्होंने पूरा प्लान आउट कर लिया है कि जनाब किस तरह अवाम के ऊपर और बोझ डालना है, तो वो डाली जा रहे हैं जनाब। देखते हैं कि अब आगे जब बिल आएंगे तब फिर अवाम के होश और ज़्यादा उड़ेंगे और फिर दोबारा से वो कतारों में लगेंगे और जाके। हमारे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ फ़ाहद अमीन मौजूद है। फ़ाहद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और यहाँ पे मुझे आपने इजाज़त देनी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।